हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। तो DSSB TGT SST की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें हम PYQs को देख रहे हैं, उसी के साथ में हमारी MCQs की सीरीज चल रही है। सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज, हिस्ट्री के कुछ मतलब मोस्टली टॉपिक मैंने करवा दिए हैं, ज्योग्राफी के आपके चल ही रहे हैं, और साथ में हम PYQs की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हम 2021 में जितने भी शिफ्टों में पेपर हुए हैं उन सभी को सोल्व कर रहे हैं। उसी के साथ में फिर हमारा 2018 में पेपर हुआ, उसको सोल्व करेंगे। तो एग्जाम तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अभी कंटिन्यू मैं एक दिन में 2-3 वीडियो अपलोड कर दूंगी। और जो हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, तो एक वीडियो में 3-4 टॉपिक हैं वो एटलीस्ट मैं कवर करने की कोशिश जरूर करूंगी, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैम प्लीज जल्दी जल्दी करवा दीजिए। डेफिनेटली आपको करवाया जाएगा। फिर दीपावली आ जाएगी तो वैसे 1-2 दिन का ब्रेक लगने वाला है, तो करवाएंगे। और उसी के साथ में आप जो ये वीडियो चल रहे हैं ये कंटिन्यू आ रहे हैं, तो इनको प्लीज़ ज़रूर देखना है आपको। PYQs को ज़रूर सोल्व करना है। उसी के साथ में जो MCQ सीरीज़ है उसको भी कंटिन्यू देखना है, रिवीजन जरूर करना है। और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, एंड तक देखा करिएगा। और आपको कौन सा टॉपिक चाहिए वो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि क्या है कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। 2021 का ही पेपर है, शिफ्टों में पेपर हुआ था, और जैसे कि आपके 6 अक्टूबर का करवा चुकी हूँ, और आज है ये आपका 10 अक्टूबर का पेपर, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन भारत में लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र नहीं है, पूछा है। तो देखिए, लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र अगर हम देखें तो राउरकेला बिल्कुल लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है, उड़ीसा में ये स्थित है। और जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। किसके सहयोग से, देखिए ये भी आपको याद रखना है, किसके सहयोग से हुई, कब हुई, कहाँ पर हुई, ठीक है। तो उड़ीसा में स्थापना हुई थी, जर्मनी के सहयोग से हुई थी, और 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। तो राउरकेला तो आपका लौह इस्पात उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है। अगला है भिलाई। तो भिलाई भी आपका जो है वो लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। भिलाई की जो है वो स्थापना हुई थी आपके कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। और कब हुई थी, इसकी भी 1959 में हुई थी। सहयोग से किसकी हुई थी, तो रूस के सहयोग से हुई थी, ठीक है। इसकी भी 1959 में, इसकी भी 1959 में, इसकी जर्मनी के सहयोग से, इसकी रशिया के सहयोग से। ये उड़ीसा में राउरकेला, भिलाई आपके छत्तीसगढ़ में है। हो गई याद। अगला है हमारा दुर्गापुरा। तो दुर्गापुरा लौह इस्पात उत्पादन क्षेत्र है। ये जो है ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। और इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई, तो यूनाइटेड किंगडम की सहयोग से जो है इसकी स्थापना होती है। और इसकी जो है वो 1962 में स्थापना होती है। तो तीनों आपको याद हो गए। हमसे पूछा है नहीं, पर मैंने आपको ये तीनों करवा दिए। कोई किसकी कहाँ पर स्थापना हुई, कब हुई, किसके सहयोग से हुई, याद रखना है। डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब बचता है हमारा कानपुर। तो कानपुर में लौह इस्पात उत्पादन क्षेत्र, हमें ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, कौन सा उद्योग जो है, तो यहाँ पर आपके चमड़ा और कपड़ा उद्योग है। कहाँ पर, कानपुर में, ठीक है। कपड़ा उद्योग के लिए और चमड़ा उद्योग के लिए जो है ये प्रसिद्ध माना जाता है आपके कौन सा, कानपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में उत्तर पूर्वी मानसून में शामिल होता है। तो देखिए, भारत में उत्तर पूर्वी मानसून को जो है वो भारत के मानसून का निवर्तन, मैंने पढ़ाया था ना आपको, निवर्तन या फिर मानसून का लौटना जिसको कहते हैं, वो ही उत्तर पूर्वी मानसून होता है ना। तो उत्तरी पूर्वी मानसून की सक्रियता अगर सामान्यतः हम देखें तो इसकी होती है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक। मोस्टली अक्टूबर टू दिसंबर इस टाइम पे जो है मानसून लौट रहा होता है ना। तो अभी वही आपका टाइम चल रहा है ना। और इसमें जो है हवाएं शुष्क हो जाती, हल्की हल्की ठंडक होने लग गई है। वर्षा जो है वो मतलब नाम मात्र की नगण्य सी होने लगती है। और ये गर्म जो मौसमी दशाएं हैं उससे विकसित करता है। तो मतलब ये एक तरीके से देखें हम तो लौटता मानसून अक्टूबर से दिसंबर तक माना जाता है। और हल्की हल्की ठंड जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उसी को उत्तरी पूर्वी मानसून आपके कहा जाता है।
उत्तरी पूर्वी मानसून की हवाएं तो शुष्क होती हैं, और जो ये मानसून है, ये इसकी एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, जो ये मानसून है ये बंगाल की खाड़ी से जो है वो आर्द्रता ग्रहण करता है। सिर्फ इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये वर्षा कहाँ पर करता है ना, तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरी पूर्वी मानसून की। क्वेश्चन बनता है कि जब ये मानसून लौट रहा होता है तो बंगाल की खाड़ी से ये आर्द्रता ग्रहण करता है, और आर्द्रता ग्रहण करने के बाद में ये तमिलनाडु के तट पर जो है, तमिलनाडु के तट पर ये वर्षा करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में बारिश का मौसम जो है वो दक्षिणी पूर्वी मानसून आने से स्टार्ट होता है, ठीक है, और लौटता है तो वो उत्तरी पूर्वी मानसून होता है। और जब मानसून लौटता है उत्तरी पूर्वी मानसून, तो ये कहाँ पर वर्षा करेगा, आपके तमिलनाडु के तट पर वर्षा करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन है उत्तरी पूर्वी मानसून में शामिल होता है क्या क्या, शामिल जो है होता है, तो गर्म मौसम इसमें बिल्कुल शामिल होता है, क्योंकि गर्म मौसम की दशाएं विकसित होती हैं यहाँ पर। तो पहला वाला गलत है। बारिश का मौसम, इस टाइम पे बारिश का मौसम नहीं होता, बारिश तो लौट रही होती है ना, बारिश थोड़ी होती है, नगण्य सी बारिश होती है, नाम मात्र की, है ना। तो ये वाला आपका नहीं हो जाएगा, केवल दो, केवल एक होगा, दो नहीं केवल एक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल एक वाणिज्यिक फसल के रूप में उगाया जाता है। तो देखिए चावल जो है एक तरीके की कौन सी फसल हो गई, उष्णकटिबंधीय फसल। उष्णकटिबंधीय फसल है चावल, जिसके लिए मोस्टली अगर देखें तो 24 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए, और 150 डिग्री सेंटीमीटर जो है, 150 डिग्री नहीं 150 सेंटीमीटर आपकी वर्षा होनी चाहिए, वार्षिक वर्षा। और तो वो चावल की जो खेती है उसके लिए उपयुक्त दशाएं होती हैं, और एक तरीके की उष्णकटिबंधीय फसल है। ये दो मिट्टी है आपकी, वो कौन सी होनी चाहिए, दोमट मिट्टी, है ना। इसके लिए दोमट मिट्टी ज्यादा आवश्यक होती है, और भारत में चावल जो है खाद्यान्न फसल के रूप में उगाया जाता है। वहीं देखिए पंजाब हो गया, हरियाणा होगा, वहां पर जो चावल की खेती है वो एक वाणिज्यिक फसल के रूप में की जाती है ना। तो पंजाब और हरियाणा में वाणिज्यिक फसल के रूप में करवाई जाती है मोस्टली। वैसे खाद्यान्न फसल के रूप में जैसे उड़ीसा वाले लोग मोस्टली चावल ही खाते हैं, बिहार के लोग चावल खाते हैं ना, यूपी के लोग मोस्टली चावल खाते हैं। लेकिन जो हरियाणा पंजाब है वो एक वाणिज्यिक कृषि के रूप में चावल की खेती करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके पहला और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर डी में ये आपके दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको। अब हमारे दर्रे आ गए, दर्रे हर एक जो आपका शिफ्टों में पेपर हुआ है दर्रे, उसमें डेफिनेटली पूछी गई है। एक आपकी धाराएं पूछी गई हैं ना, ज्योग्राफी से बता रही हूं मैं, तो ये आपको करने ही करने हैं। अब हमारा अगला है कि कौन सा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। देखिए उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा है आपका मुलिंग ला दर्रा, मंगशा दुरा दर्रा और लिपुलेख दर्रा। अब लिपुलेख तो सबने सुना ही होगा, है ना, परंतु ये दो दर्रे आपके लिए ये दर्रा ही गलत लिख रखा है, ठीक है। तो लिपुलेख सबने सुना है, ठीक है, पता हो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है ना। लेकिन जो मुलिंगला दर्रा है ये आपके जो गंगोत्री है, गंगोत्री पता है ना, गंगोत्री से किसका उद्गम होता है, कौन सी रिवर का उद्गम होता है, कमेंट करके बताएंगे ना। तो गंगोत्री के उत्तर में महान हिमालय में ये स्थित है कौन सा दर्रा, मुलिंगला दर्रा, जो कि उत्तराखंड को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। और सर्दियों में बर्फ से ये पूरी तरीके से ढक जाता है आपका मुलिंगला दर्रा। अब आता है आपका मंगशा दर्रा। मंगशा दर्रा है ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, और ये जो है वो मानसरोवर, जो तीर्थ यात्री जाते हैं ना मानसरोवर, है ना, तो उसके रास्ते से होकर ये गुजरता है कौन सा आपका मंगशा दर्रा। वहीं लिपुलेख देखें तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है, और ये तिब्बत से जोड़ता है उत्तराखंड को, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो तीनों ही दर्रे जो हैं आपके उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं, तो राइट आंसर 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मापने के पैमाने में से कौन सा भूकंप की तीव्रता और गंभीरता को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए भूकंप की तीव्रता और उसकी गंभीरता को मापने के लिए मैंने पढ़ा चुकी हूँ, मर्केली स्केल का प्रयोग किया जाता है। देखिए जब बाह्य और अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल पर क्या होता है, भूपटल में क्या होता है, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। जो हमें एहसास होता है कंपन का सा,
तो ये पृथ्वी की जब आंतरिक और बाह्य जो भूपटल है उस पर कंपन होता है उसको भूकंप कहा जाता है। और भूकंप से जो है वो तीव्रता या गहनता को निर्धारित करने के लिए मर्केली स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका मर्केली स्केल हो जाएगा। अब आपके सामने है सेफिर सिम्पसन स्केल। ये क्या होता है? तो ये एक तरीके की रेटिंग प्रणाली होती है। जो हैरिकेन तूफान आते हैं ना, हैरिकेन सभी ने सुने हैं, हैरिकेन तूफान आते हैं, उनकी हवा की गति, उनका वेग, ये निर्धारित करने के लिए जो आपके सेफिर सिम्पसन स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। भूकंप से रिलेटेड ये नहीं है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ओनली 1। ठीक है, मर्केली स्केल का यूज किया जाता है आपके भूकंप की गहनता या तीव्रता का निर्धारण करने के लिए। शुष्क कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा है। ठीक है, तो देखिए शुष्क कृषि का अगर देखिए तो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों की खेती होती है। तो देखिए शुष्क खेती की जो शुष्क जो कृषि होती है वो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की खेती है। मोस्टली यहाँ पर अगर हम देखें ये कृषि क्षेत्र जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की होती है, तो 100 से तो नहीं आएगा, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है वो शुष्क क्षेत्रीय कृषि जो है वो उगाई जाती है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। इस क्षेत्र खेती में मक्का और बाजरा जैसे अनाज उगाए जाते हैं, बिल्कुल इसमें मक्का और बाजरा जो है वो उगाए जाते हैं। तो दूसरा वाला आपका सही है, मतलब मोटे अनाज जो होते हैं ना वो उगाए जाते हैं इसमें। दूसरा है शुष्क कृषि क्षेत्र मृदा अपरदन के लिए अत्यधिक संवेदनशील होती है। तो बिल्कुल शुष्क कृषि जो है वो मृदा अपरदन के लिए जैसे कि इसे सूखा प्रभावित होता है, पोषक तत्व होते हैं, मृदा अपरदन जैसे बहुत सारी समस्याओं से प्रभावित होता है। तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हमसे पूछा है सही, तो 2 और 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 100 सेंटीमीटर से कम नहीं, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये उगाई जाती है। स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे के किस किनारे की लंबाई सबसे लंबी है? देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो इसमें कौन कौन से मोस्टली 4 प्रमुख महानगर इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपके कौन कौन से याद रखना है। एक आपका दिल्ली हो गई, एक आपके मुंबई हो गई, चेन्नई हो गई और कोलकाता हो गई। ठीक है ऐसे, तो ये 4 महानगर जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो है वो आपके ये एक तरीके की परियोजना है और जिससे कि सड़क आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं। ठीक है, तो इसकी लंबाई अगर देखें तो 5446 किलोमीटर के लगभग जो है इनकी लंबाई है। और इस योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका उद्घाटन किया था और उसके बाद में जो है 2001 में ये स्टार्ट हो गई थी, शुरू हो गई थी। तो इसमें जो है वो कोलकाता, चेन्नई और आपके मुंबई, दिल्ली, ये 4 महानगर इसके अंतर्गत आते हैं। अब हमसे पूछा है कि कौन सी किनारे की लंबाई सबसे लंबी है। देखिए सबसे लंबी अगर हम देखें तो सबसे लंबी आपकी कोलकाता और चेन्नई वाली जो है ना वो सबसे लंबी होगी। देखिए एक बार मैं आपको सब बता देती हूँ, जैसे कि आपकी दिल्ली और कोलकाता की देखिए लंबाई तो 1453 किलोमीटर के लगभग है, लिख लीजिएगा। वहीं दिल्ली और मुंबई की अगर देखें तो 1493 किलोमीटर हो गई। ठीक है, और कोलकाता और चेन्नई की देखें तो कोलकाता और चेन्नई की आपकी 1684 किलोमीटर। और मुंबई और चेन्नई की देखें तो मुंबई और चेन्नई की आपकी 1290। तो सबसे कम पूछे तो मुंबई और चेन्नई की, और सबसे ज्यादा पूछे तो आपकी किसकी आ गई? 1684 किलोमीटर, कोलकाता और चेन्नई की। ठीक है, तो सबसे कम भी आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा भी। तो सबसे कम कौन सी की हो जाएगी? मुंबई टू चेन्नई, और सबसे ज्यादा कोलकाता टू चेन्नई। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में फीचर फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक है। फीचर फिल्म, ठीक है, तो फीचर फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर देखें तो कौन सा हो जाएगा आपका? इंडिया, यानी भारत, हमारा भारत। ठीक है, तो ये फीचर फिल्म होती क्या है? तो 60 मिनट या उससे भी ज्यादा समय की जो फिल्म होती है उसको फीचर फिल्म नाम दिया जाता है। ठीक है, तो भारत इसमें सबसे ज्यादा ये फीचर फिल्में बनाता है। विश्व में जौ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जौ का सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर देखें तो रशिया जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब जौ की कृषि कौन सी तरीके की कृषि होती है? तो ये एक तरीके की उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों जलवायु में ये बोई जाती है, उष्ण और उपोष्ण।
दोनों तरीके की कटिबंधों में बोई जाती है। और सबसे बड़ा देश मैंने बता ही दिया उत्पादक कौन सा हो जाएगा, रशिया। उसके बाद में अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर कनाडा और फिर तुर्की आता है, ऐसे आते हैं सीक्वेंस में। तो रशिया जो है वो जौ का सबसे बड़ा उत्पादक है। ग्रिफिथ टेलर के असहजता के पैमाने को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने जो श्रेणियां पैमाने की बताई उनको 6 भागों में डिवाइड किया। अब 55 डिग्री फ़ारेनहाइट से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो देखिए ग्रिफिथ टेलर ने जो है वो मानव की शारीरिक क्रियाओं पर तापमान और आपेक्षिक आर्द्रता का प्रभाव प्रकट करने के लिए जो है वो पहली बार आलेख बनाए थे, जिसको क्या नाम दिया था उन्होंने, जिसको नाम दिया था क्लाइमोग्राफ। ग्राफ। ठीक है, तो ग्रिफिथ टेलर ने जो पैमाना बनाया था तापमान और आर्द्रता को प्रभाव को प्रकट करने के लिए, क्लाइमोग्राफ इसको नाम दिया था। और क्लाइमोग्राफ में जो है वो क्षैतिज और आपेक्षिक आर्द्रता का जो है क्या किया जाता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर आर्द्र बल्ब को प्रदर्शित किया जाता है। और इसको इन्होंने 6 भागों में श्रेणियों में बांटा था। तो इनमें इन्होंने जो 6 श्रेणियों में बांटा उसमें सबसे पहले तो देखिए बहुत मुश्किल से असुविधाजनक, जैसे ये दे रखा है, तो इसमें इन्होंने मोस्टली 40 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में इनको माना था। दूसरा आपका आदर्श स्थिति, तो आदर्श स्थिति को आइडियल को इन्होंने 45 डिग्री फ़ारेनहाइट से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में माना। याद रखनी है आपको, चारों मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, 6 श्रेणियां बताई थी, 6 बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके 4 दे रखी, बाकी और बता देती हूँ। तो बहुत मुश्किल से है सुविधाजनक इन्होंने माना कि 40 डिग्री से जो है वो आपके 45 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। आदर्श स्थिति में 45 डिग्री से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया है। अब एक और आता है, ये बहुत मुश्किल और असुविधाजनक हो गया, और ये मुश्किल और असुविधाजनक। और दूसरा भी इन्होंने जो है 55 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट माना, जिसमें उन्होंने बोला कि वेरी रेयर और अनकंफर्टेबल जो होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और असुविधाजनक होता है, वो 55 से इन्होंने 60 के बीच में माना। तो इन्होंने यही तो बोला है, ये मुश्किल और असुविधाजनक है, और ये बहुत मुश्किल और असुविधाजनक है। कौन सा? 55 से 60 डिग्री, और 40 से 45 मुश्किल और असुविधाजनक के अंतर्गत आता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो एक क्वेश्चन में पूछा है 55 से लेकर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसमें यही आएगा कि वेरी रेयर अनकंफर्टेबल जो कंडीशन होती है, बहुत ही मुश्किल और असुविधाजनक, वो 55 से आपके 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में आएगी। ठीक है, आपके ये आ गया। अब आपका आता है कि कभी कभी असहज, मतलब समटाइम्स अनकंफर्टेबल जो हमको लगती है, वो 60 से लेकर 65 डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने 5th नंबर की बताई है अक्सर असहज, तो ये आपके आ जाएगी 65 से लेकर के 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए सीक्वेंस अगर याद रखेंगे तो ये डिग्री तो अपने आप ही आपके आती जाएंगी। फिर आपने उन्होंने जो 6ठे नंबर की बताई आमतौर पर असहज, तो ये 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से जो ऊपर आता है वो आपके आमतौर पर असहज या यूजुअली अनकंफर्टेबल जो होता है वो इन्होंने माना है। तो ये 6 ग्रिफिथ टेलर की जो श्रेणियां हैं वो मैंने आपको 6 की 6 बता दी हैं। हमसे 55 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पूछा है, तो बहुत ही मुश्किल और असुविधाजनक जो कंडीशन होती है वो आपकी किसके अंतर्गत आएगी? 55 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डैश को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के केंद्र में गृह मंत्रालय की बुनियादी मंत्रालय है, तो कौन सा ऐसा है? ज्वालामुखी आपदा, तो ज्वालामुखी आपदा जो है वो प्राकृतिक आपदा है, और इसमें केंद्र और गृह मंत्रालय दोनों इसमें होते हैं। सुनामी भी होता है। सूखा, देखिए सूखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूखा के प्रबंधन के लिए कृषि और किसान जो है उसके कल्याण मंत्रालय जो है इसका बुनियादी मंत्रालय माना जाता है। सूखा होता क्या है? तो जब देखिए बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है, कम वर्षा होती है, जो कि कृषि के लिए मतलब नामात्र की हो गई। जो किसान है वो कृषि उत्पादन ही नहीं कर सकते, क्योंकि कृषि को उत्पादित करने के लिए आपको वर्षा की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो इससे अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों और भूमिगत जल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। तो भूतल पर जो है वो जल की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो इसी को सूखा कहा गया।
और सूखा के लिए जो है वो कृषि पद्धति हो गई, सामाजिक आर्थिक मानव विकास, इन सब पर जो है वो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीजें जैसे आपदा, सुनामी और भूस्खलन, इनका जो है वो प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन और गृह मंत्रालय बुनियादी मंत्रालय है, लेकिन सूखा जो है वो किसान कल्याण मंत्रालय जो है इसका बुनियादी मंत्रालय है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। महासागरों में लवणता के अक्षांशीय वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, महासागरों के लवणता के संदर्भ में पूछा है अक्षांशीय विस्तार के। देखिए, भूमध्य रेखा क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण क्या होता है, समुद्र के जल में वर्षा के जल के मिश्रण के कारण क्या होता है, लवणता की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो उच्च लवणता उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग मोस्टली अगर देखें तो 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य में ये पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में वर्षा जो है कम होती है और वाष्पीकरण जो है वो अधिक होता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है कि अक्षांशीय वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछा है। उच्च लवणता भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दर्ज की जाती है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उच्च लवणता दर्ज नहीं की जाती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो है आपके क्या हो जाएगी, कम लवणता और आपके उच्च कम लवणता दर्ज की जाएगी, उच्च लवणता नहीं। मैंने अभी बताया ना आपको कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं वहां वर्षा ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा होगी तो समुद्रों के जल में जो है वो वर्षा का जल मिल जाएगा, वर्षा का जल मिलेगा तो लवणता डेफिनेटली कम हो जाएगी, है ना, समझने की बात है। ठीक है, तो ये उच्च लवणता यहाँ पर नहीं होगी या कम लवणता पाई जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में महासागरों की लवणता दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होती है। देखिए, आप खुद ही सोचिए कि उच्च लवणता जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है ना। अभी बताया ना मैंने 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में। तो इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण जो है वो ज्यादा होता है। तो उत्तरी गोलार्ध महासागरों की लवणता दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में ज्यादा होती है, उल्टा होता है। उत्तरी गोलार्ध में जो है वो महासागरों की सतही जल की औसत लवणता लगभग 34 पीपीटी के लगभग होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ये 35 पीपीटी होती है ना। तो आपका उत्तरी गोलार्ध में महासागरों की लवणता दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में क्या होती है, अधिक नहीं कम होती है। ठीक है, क्योंकि ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आप उत्तरी भूमध्य रेखा पर ज्यादा वर्षा होगी, समुद्र के जल में वर्षा का जल मिलेगा, वर्षा का जल मिलेगा तो लवणता कम होगी, तो उत्तरी गोलार्ध में लवणता कम होगी दक्षिणी गोलार्ध के कंपेयर टू, है ना। तो दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, इसमें गलत उत्तर हो जाएंगे, दोनों उल्टे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI मानव विकास के 3 बुनियादी घटकों का एक सम्मिश्रण है, कौन सा वह घटक नहीं है पूछा है। तो मानव विकास सूचकांक यानी कि UNDP है ना, जो है वो आपके क्या हो जाएगा, HDI सॉरी। तो HDI जो है वो आपके इसमें 3 मुख्यतः घटक जो हैं इसमें शामिल होते हैं। जैसे कौन सा हो गया, पहले आपके हो गया दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन। दीर्घ और स्वास्थ्य यानी जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा होती है वो होती है। एक आपकी शिक्षा आती है, ठीक है, शिक्षा जिसमें कि स्कूल के लिए औसत वर्ष, स्कूल के लिए प्रत्याशित वर्ष, ये सारी चीजें। तीसरा आपका जीवन निर्वाह स्तर आता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के जो है HDI बुनियादी घटक इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन पूछा है हमसे, घटक नहीं है पूछा है। तो देखिए, जीवन स्तर जो है हमने, जीवन निर्वाह स्तर है, जीवन स्तर नहीं आएगा। ज्ञान भी हमने नहीं देखा, शिक्षा देखी हमने, दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन देखा, तो दोनों ही इसके भी उत्तर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। देखिए 1990 में क्या हुआ था, 1990 में UNDP जो है ये इससे जो भी अर्थशास्त्री जुड़े हुए थे तो उनके सहयोग से जो है वो मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया था। अब कौन कौन से अर्थशास्त्री थे वो भी नाम आप सुन लीजिएगा, जैसे कि महबूब उल हक हो गए और उनके सहयोगी थे AK सैन, सिंगर हसन। तो ये जो थे अर्थशास्त्री UNDP से जुड़े हुए, इन्होंने जो है वो 1990 में HDI की स्थापना कर दी, है ना। और HDI की स्थापना करके ये 3 जो है वो घटक इन्होंने इसमें शामिल कर दिए। तीनों बता दिए मैंने, दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन यानी जन्म के समय जो भी जीवन प्रत्याशा है वो इसके अंतर्गत आ जाएगी, शिक्षा इसके अंतर्गत आ जाएगी और जीवन निर्वाह स्तर इसके अंतर्गत आएगा। जीवन स्तर नहीं, जीवन निर्वाह स्तर यानी क्रय शक्ति समायोजन यानी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो है वो इसके अंतर्गत आएगा। तो ये दोनों ही इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। सुनामी द्वारा जो अधिकतम क्षतिज दूरी पहुंचती है उसे क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सुनामी के द्वारा जो अधिक
क्षतिज दूरी पहुंचती है उसे इनअंडेशन कहा जाता है। सुनामी के द्वारा जो क्या होता है, सुनामी के कारण जो तटीय समुद्र होते हैं उसके स्तर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाएगी, है ना। सुनामी आएगी तो तटीय स्तर है वहां पर वृद्धि होगी, और जिससे क्या होगा, तटीय जो संरचना है, लोगों की सुरक्षा है, वो क्या हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी, है ना। जो आसपास लोग रहते हैं उनकी जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाएगी, वो लोग जो है वो सुनामी से परेशान होंगे। तो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, इनअंडेशन कहा जाता है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, वेबर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में उद्योग का उपयुक्त स्थान स्थानीय कच्चे माल के स्रोतों के निकट होगा। तो देखिए, वेबर ने जो है 1909 में अवस्थिति मॉडल दिया था, याद रखिएगा। औद्योगिक अवस्थिति मॉडल जो है वेबर ने 1909 में दिया, और इस मॉडल में जो है इन्होंने अनुकूल जो अवस्थिति है उसको इन्होंने दर्शाया, जहां उन्होंने लागत को क्या बताया, निम्न बताया, लागत कैसी हो, निम्न हो। तो इन्होंने जो है अनुकूल अवस्थिति मॉडल अवस्थिति है उसको प्राप्त करने के लिए भौतिक सूचकांक का भी प्रयोग किया। ठीक है, तो किसी उद्योग का भौतिक सूचकांक 1 से अधिक, है ना, तो बिल्कुल इन्होंने भौतिक सूचकांक का इसमें यूज किया था। तो ये इन्होंने जैसे मान लीजिए एक भौतिक सूचकांक का मान 1 से अधिक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, इसके भार ह्रास कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उद्योग स्थानीय कच्चे माल के निकट होते हैं, है ना। तो उद्योगों का सूचकांक 0 के बराबर होता है, नहीं होता। उद्योग सूचकांक 1 के मान से अधिक होता है, तो दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा ना। तो आपका राइट आंसर केवल 1 जो है वो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा, यानी भौतिक सूचकांक का मान उन्होंने 1 से कम है तो उद्योग बाजार के निकट स्थापित होगा। इन्होंने क्या बोला, 0 के बराबर नहीं, 1 से कम माना है लेकिन 0 के बराबर तो नहीं माना, तो उद्योग बाजार के निकट फिर स्थापित हो जाएंगे। ठीक है, तो केवल 1। अगला क्वेश्चन ये याद रखना है कि 1909 में जो वेबर ने वो औद्योगिक अवस्थिति मॉडल दिया था, ये याद रखिएगा आप जरूर। अब अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। ये तो सभी को ही पता होगा कौन सा, यूपी आपका जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य हो जाता है, यूपी, है ना। उसके बाद में अगर देखें तो यूपी के बाद में आपका कौन सा जाएगा, महाराष्ट्र। सीक्वेंस याद रखना है आपको बिल्कुल, यूपी के बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, तो ऐसे सीक्वेंस आपको याद रखना है ना। तो सबसे ज्यादा जो है वो जनसंख्या वाला राज्य आपके उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार की जनसंख्या घनत्व की गणना की जाती है। ठीक है, पोषण घनत्व को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो देखिए, पोषण घनत्व को जो है वो आपके कुल जनसंख्या बटे कुल खेती कुल जनसंख्या, इसमें भी आपके क्या हो जाएगा, ओब्लिक लगे, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ तो है ही। हाँ, तो कुल जनसंख्या कुल खेती योग्य जो भूमि है उसको पोषक घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, पोषक घनत्व की गुणवत्ता और जो मृदा है उसमें खनिज स्तर है, उसमें जो मृदा का स्तर है उसी के आधार पर जनसंख्या के सहसंबंध को ये दर्शाता है ना। तो कुल जनसंख्या बटे में जो वहां की खेती योग्य भूमि है उसको ये दर्शाता है। ठीक है, कौन सा, पोषण घनत्व को। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है, नदी बहिर्बहाव का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो नदी बहिर्बहाव का देखें तो नील नदी भूमध्य सागर, ठीक है, नील नदी जो है वो विषुवत रेखा के दक्षिण से निकलकर आपकी क्या उत्तरी पूर्वी अफ्रीका से होकर फिर कहाँ जाकर गिरती है, भूमध्य सागर में जाकर गिरती है, एकदम सही है। दूसरा है आपका अमेजन नदी अटलांटिक महासागर। तो देखिए, अमेजन नदी भी आपकी जो है वो कहाँ से निकलती है, एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है, और एंडीज से निकलकर ये पूर्व की ओर फिर चलती है और लास्ट में जाकर अटलांटिक महासागर में गिरती है, तो ये वाला भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा है सिंधु नदी। अब सिंधु नदी का उद्गम कहाँ हो जाएगा, कैलाश पर्वत हो जाएगा, है ना, सिंधु नदी का उद्गम। और फिर उसके बाद में ये बोखरचू जो है उसके निकट जो है वो एक हिमनद में जाकर कहाँ पर, हिमनद से निकलकर कहाँ पर जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ, कैलाश पर्वत, और फिर बोखरचू के निकट एक हिमनद है, बोखरचू एक हिमनदी तो है, ग्लेशियर है, वहां से निकलकर ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो आपका 1 और 2 राइट आंसर है बिल्कुल। नील नदी दोबारा से सुन लीजिएगा, विषुवत रेखा के दक्षिण से निकलती है, ठीक है। उसके बाद निकल के ये उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में आती है और उत्तरी पूर्वी अफ्रीका से होकर ये भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। और अमेजन नदी भी आपके कैसे निकलती है, एंडीज पर्वतमाला से, और फिर एंडीज पर्वतमाला के पूर्व की ओर ये प्रभावित होकर फिर कहाँ जाकर गिर जाती है, अटलांटिक महासागर में जाकर ये गिर जाती है। तो 1 और 2 दोनों आपकी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो देखिए कोसी नदी जो है वो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। कौन सी नदी के, गंगा के। तो गंगा की सहायक नदी है ना। तो ये जो है एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत अगर देखें तो तिब्बत के जो माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है इसका स्रोत, है ना, जहां से इसकी मुख्य धारा जो है वो अरुण निकलती है। तिब्बत इसकी कोसी की मुख्य धारा अरुण। अब देखिए कोसी को कौन से राज्य का शोक कहा जाता है ना, कोसी नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है, ये कमेंट करके बताएंगे, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्कियन चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 हिस्से को कवर करती है। निम्नलिखित में से कौन आर्कियन चट्टान का एक प्रकार है। देखिए आर्कियन चट्टान के अंतर्गत आपके बंगाल नाइस, है ना, और नीलगिरी नाइस दोनों इसमें शामिल होते हैं। ये दक्षिण के कन्याकुमारी से लेकर के उत्तर में अगर देखें तो राजस्थान के प्रायद्वीप तक जो है, प्रायद्वीपीय भारत तक लगभग जो है वो 2/3 क्षेत्र में इसका फैलाव है, ठीक है, आर्कियन चट्टानों का। अब आर्कियन चट्टानें मोस्टली कहाँ कहाँ पर ये पाई जाएंगी, तो मोस्टली अगर देखिए कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार में, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, है ना, तो ये इन हिस्सों में पाई जाती है। तो बंगाल नाइस और नीलगिरी नाइस दोनों ही जो है वो आर्कियन चट्टानें का एक प्रकार होता है और लगभग ये 2/3 हिस्से को कवर करती हैं। नेक्स्ट है, बैंकों को किसी खाते को एनपीए के रूप में तभी वर्गीकृत करना चाहिए जब किसी तिमाही के दौरान देय और प्रभावित ब्याज तिमाही के अंत में भीतर पूरी तरह से सेवित नहीं होता है। तो लगभग जो है मैंने आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, 90 दिन के मानक के समय के भीतर जो है ये माना जाता है, मतलब स्वीकार किया जाता है। भारत में बैंकिंग के संबंध में देखें तो एनपीए की पहचान के लिए जो है 31 मार्च 2014 से 90 दिन का जो है वो मानक स्वीकार किया गया है ना। इसके अंतर्गत जैसे कि अग्रिम से संबंधित जो भी 1 वर्ष और जो ये इसमें दिया गया ना तिमाही के अंत में, है ना, तो 90 दिनों तक ब्याज और मूलधन की किस्त का भुगतान नहीं मिला तो एनपीए की इसकी श्रेणी में ये आता है। ये पिछले वीडियो में भी मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ, 90 दिन का समय इसमें मिलता है। अगला है राजनीतिक पार्टी। अब राजनीतिक पार्टियों से भी आप हर एक वीडियो में देख रहे हैं क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा रहा है। तो राजनीतिक पार्टियों से संबंधित कौन सा युग्म सही है पूछा है। देखिए राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो देखिए आपके ये क्वेश्चन, राष्ट्रीय पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है, बिल्कुल सही है। कम्युनिस्ट पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। उसी के साथ में आपके राज्य पार्टी, आम आदमी पार्टी। देखिए इसमें ये गलत हो जाएगा, आपके कौन सा सही है पूछा है, तो सही है में तो आपके कौन सा हो जाएगा, ये कम्युनिस्ट पार्टी। आम आदमी पार्टी जो है ये आम आदमी पार्टी आपकी कौन सी हो जाएगी, राष्ट्रीय पार्टी है ना आम आदमी पार्टी भी, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, तो ये वाला सही है। राज्य पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस भी आपकी क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी, है ना। उसके बाद में ये भी आपका गलत हो जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ये भी राष्ट्रीय पार्टी। तो पहला और चौथा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। पहला चौथा तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, किसी में भी नहीं दिया गया, तो आप इसको फर्स्ट और फोर्थ कर लीजिए, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वो भी वर्तमान में आपके राष्ट्रीय पार्टी के अंतर्गत आती है, और जो आपके अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है वो भी आपकी राष्ट्रीय पार्टी के अंतर्गत आती है ना।
तो देखिए जो राष्ट्रीय दल है वो टोटल आपके कितने हैं, 8 हैं, और राज्य दल के अंतर्गत देखें तो 61 है ना। तो 8 में आप देखें, पहले 8 थे अब 9 हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आपकी राष्ट्रीय दल में शामिल हो गई है। तो मैं एक बार जो राष्ट्रीय दल है 9 उनके नाम आपको गिना दूं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी को पता है, भारतीय जनता पार्टी भी सभी को पता है, एक आपकी आती है कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना, इसकी स्थापना किसने की थी मैं अच्छे से आपको करवा चुकी हूँ, तो सीपीआई। और एक आपकी बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी अलग है, कांग्रेस पार्टी अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। उसके साथ में आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दोनों, सीपीआई और सीपीआईएम दो अलग अलग पार्टियां हैं। और एक आपके अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस हो गई, उसी के साथ में नेशनल पीपुल पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो ये 9 राष्ट्रीय पार्टियों के अंतर्गत इसमें शामिल होती हैं। तो इसमें आप ऑप्शन में कर लीजिएगा, सही है पूछा तो 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार स्व सरकार को सरकार के डैश के स्तर के संवैधानिक दर्जा जो है वो दिया गया था। तो कौन से संशोधन के दौरान जो है वो स्थानीय स्व सरकार को सरकार के स्तर का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था? तो ये था तीसरा, ठीक है, तीसरा जो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो होती आपकी सरकार के तीसरा स्तर जो है उसकी संवैधानिक दर्जा दिया गया था स्थानीय स्व सरकार को। देखिए 1993 में जो है वो आपके 73वां संविधान संशोधन आया था, और उसके बाद में फिर 74वां संविधान संशोधन आता है, जिसमें क्या कहा गया था कि त्रिस्तरीय जो है वो पंचायती राज की व्यवस्था की जाए। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जो है इसके अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या कर दिया गया था, संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया गया था, है ना। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ग्राम स्तर हो गया, जिसके अंतर्गत कौन सी ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है, उसके बाद में पंचायत समिति जो है वो बीच वाली यानी मध्यवर्ती स्तर आ गया, और एक जिला परिषद जिला स्तर आ गया। तो इसने पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, कि स्थानीय स्व सरकार को सरकार के 3 स्तर के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया था। बिल्कुल त्रिस्तरीय संवैधानिक दर्जा दिया गया था। दर्जा दिया कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत, 73वें और 74वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान आया था, जो कि 1993 में आया था, कि जो सरकार है, स्वयं सरकार है, पंचायती राज है, उसको त्रिस्तरीय व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो 3 स्तर इसमें शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा गठित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित आपकी सहकारिता आयोग जो है वो आपके केंद्र राज्य आपके इसके अंतर्गत केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हो जाएगा ना, कौन सा सहकारिता आयोग। और इसकी अध्यक्षता की किसने थी? तो इसकी अध्यक्षता के माथुर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। के माथुर ने तो 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता की थी, ये गलत है ना। तो सहकारिता आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें वो हो गया। केंद्र राज्य संबंध में 3 सदस्य आयोग का गठन हुआ था, और इसके बीच में केंद्र और राज्य के बीच में जो व्यवस्थाएं हैं, जो पद्धतियां हैं, उनका परीक्षण किया गया था ना। तो इस आयोग को जो है वो अपनी रिपोर्ट इसने कब पेश की थी, 1987 में, और इसने टोटल जो है वो 247 सिफारिशें दी थी, जिसको 180 सिफारिश जो है वो केंद्र ने मानी थी, ठीक है। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि किस केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित आपका सहकारिता आयोग है, जो कि आपके कब लागू हुआ था, तो 1983 में यह आयोग आया था। याद रखिएगा आपका कौन सा सहकारिता आयोग, और इस आयोग की अध्यक्षता किसने की थी ये याद रखिएगा। मैंने ए के माथुर ने तो बेटा 7वें वित्त आयोग का गठन किया था, इसकी अध्यक्षता की थी रणजीत सिंह सहकारिया ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अध्यक्षता किसने की, और ये 3 सदस्यीय आयोग था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अर्थव्यवस्था से असंगठित क्षेत्र की विशेषता होती है।
तो देखिए एक असंगठित क्षेत्र से अगर देखें तो अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी हो जाएगी? उच्च भुगतान, सामाजिक सुरक्षा का अभाव। बिल्कुल, देखिए एक अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र है, उसकी विशेषता क्या होगी? सामाजिक सुरक्षा का अभाव हो जाएगा। यानी असंगठित क्षेत्र उन व्यवसायों से बना होता है जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं होते हैं ना, यानी ये सरकार के दिशा निर्देशों को पालन नहीं करते हैं। तो असंगठित क्षेत्र की विशेषताओं में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा के क्या होता है? अभाव पाया जाता है। मतलब ये जो है वो आपके इसमें सरकार से इनका कोई भी पंजीकरण नहीं होता, तो थोड़ा सा असुरक्षा का, सामाजिक असुरक्षा का इसमें अभाव पाया जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो आर्थिक विकास को सही ढंग से अगर देखें तो आउटपुट का आकार प्लस आर्थिक कल्याण। बिल्कुल, आउटपुट का आकार प्लस आर्थिक कल्याण जो है वो आर्थिक विकास को सही ढंग से परिभाषित करता है। यानी आर्थिक विकास जो है वो कैसा होगा? परिमाणात्मक, यानी जो राष्ट्रीय उत्पादन के आकार में परिवर्तित करेगा, और गुणात्मक परिवर्तन के साथ ही वो जीवन की गुणात्मकता, उसमें सुधार, ये सारी चीजों का जो है वो राष्ट्रीय कल्याण की वृद्धि में क्या करेगा? इससे संबंधित होगा। तो आउटपुट का आकार और आर्थिक कल्याण दोनों ही आपके आर्थिक विकास के सही ढंग से परिभाषित करने वाला होता है। ये सारे PYQs क्वेश्चन है, देखिए मेरी तरफ से बनाया हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं है। जो DSSB ने आंसर की ही मानी है वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ, अपनी तरफ से मैं कुछ भी आपको वो नहीं है, बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ। बाकी DSSB का जो भी आंसर कीज हैं वो बता रही हूँ, जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं वो बता रही हूँ, ठीक है। और इनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, सो प्लीज इनको जरूर देखा करिएगा। अगला है विदेश व्यापार विकास में कई गुना योगदान दे सकता है। बिल्कुल, आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही होगा? तो पहला, ये घरेलू कामगारों के कल्याण को बढ़ावा देगा। बिल्कुल, ये तो सही इसका हो जाएगा। ये सभी विकासशील देशों में गरीबी को पूरी तरह से कम करने में मदद करता है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। देखिए आपके जो अलग अलग देश होते हैं उनके बीच में जो आर्थिक संबंध पाए जाते हैं, उनके बीच में कई क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो ये सारे विदेशी व्यापार के अंतर्गत आते हैं। तो घरेलू कामगार जो कल्याण है उसको ये बढ़ावा देगा, है ना। उसके बाद में अगर ये देखें विकासशील देशों में इसकी आर्थिक, तो ये गरीबी उन्मूलन में सहायक नहीं होता, मदद नहीं करता, तो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो रो भारत के संघ राज्य संबंधों के बारे में सही है? रो सबने सुनी है ना। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 355 है उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह भारी आक्रमण और आंतरिक जो अशांति है उससे प्रत्येक राज्य की क्या करेगा? रक्षा करेगा। और इसी के साथ में ये भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही कार्य करेगा। तो ये सारी चीजें आपकी कौन से अनुच्छेद में है? 355 में। 355 में जो है आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा है, जो कि संविधान के भाग कौन से में? संविधान के भाग आपके 18 में, भाग 18 में शामिल है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से वो दिए गए हैं? 352 से लेकर 360 आपके आपातकालीन शक्तियां दी गई है ना, तो उसके अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं इसमें कि संघ के पास भारी आक्रमण के राज्यों की रक्षा करने की शक्ति है। तो सही है एकदम, भारी आक्रमण से राज्यों की शक्ति जो करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में बताई मैंने? 355 में। संघ के पास राज्यों की आंतरिक अशांति से बचाने की भी शक्ति है, ये भी मैंने बताई। तो भाग 18 में जो है वो 352 से 360 तक सारी चीजें इसमें निहित है। तो 355 में आपातकाल के प्रावधान है वो इसमें शामिल है। बाकी आपातकाल 352, 56 और 60 इन 3 में लागू होता है, वो अलग चीज है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा है कि रो से संबंधित संघ राज्य संबंध, भारत के, ये रो नहीं आएगा इसमें, संघ राज्य संबंध के बारे में सही है। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अब वापस पार्टी का आ गया है ना।
तेलुगु देशम पार्टी, तो हमने देखा था ना राष्ट्रीय दल में, तो तेलुगु देशम पार्टी मैंने पढ़ाया ही नहीं था आपको, है ना। तो तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी, ठीक है। टीडीपी जो है उसकी स्थापना देखें तो 1982 में इसकी स्थापना होती है, और किसके द्वारा की जाती है, तो एम तारक राव के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। वर्तमान में कौन है इसके, चंद्रबाबू नायडू जो है ना, तेलुगु देशम पार्टी इसके अध्यक्ष है। और इसका पूछा है हमसे चुनाव चिन्ह। अब भैया इसका चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा, बाइसिकल, बाइसिकल मतलब साइकिल, ठीक है। तो ये आमतौर पर कैसे पीले रंग की जो साइकिल है वो दिखाते हैं। ये चुनाव चिन्ह आपको प्लीज जरूर देख लेने हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इनका एक अलग से वीडियो बना के सबकी जो है वो फोटो के साथ में इमेज लेके और सबको समझा दूंगी, है ना, इनके कौन कौन अध्यक्ष हैं, कब स्थापना हुई, किसने की, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन रहा है। जो भी पार्टियां हैं उनके चुनाव चिन्ह हो गए, राजनीतिक पार्टी आपकी कौन सी राज्य स्तर के दल हैं, कौन से राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, ये सारी चीजें मानी पूछी जा रही हैं। तो तेलुगु देशम पार्टी की जो है वो चुनाव चिन्ह आपका बाइसिकल यानी साइकिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक देश की प्रति व्यक्ति आय पर प्राप्त की जाती है, क्या प्राप्त की जाती है, तो देखिए एक देश की प्रति व्यक्ति आय पर, क्या राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या विभाजित करने से प्राप्त, बिल्कुल यही तो होगा कि प्रति व्यक्ति आय वो आय होती है जो किसी भी देश में एक व्यक्ति के द्वारा कथित रूप से क्या करी जाएगी, अर्जित करी जाएगी। और इसकी गणना जो है वो देश की जो राष्ट्रीय आय है उसकी जनसंख्या में भाग दे के निकाली जाती है ना। इसका फॉर्मूला बताया नहीं, बताया क्या मैंने, बताया PYQs में देख लेना, जरूर बताया है। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या में डिवाइड करके हम क्या निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं ना। तो फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। अगला है वापस आपका M3 M4 आ गया, तो ये M3 M4 M1 M0 ये तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। तो मुद्रा आपूर्ति के लिए किस माप को मौद्रिक आधार के रूप में जाना जाता है, तो मौद्रिक आधार के रूप में आपको M0 को जाना जाता है। M0 मतलब जो भी प्रारक्षित मुद्रा होती है उस जनता में जो चलन में मुद्रा है, प्लस RBI के पास बैंक का जो जमा है, RBI के पास अन्य जमा है, ये सारी आपको M0 के अंतर्गत आती है, ठीक है। M1 कैसी होगी, M1 आपके संकीर्ण मुद्रा हो जाएगी, M1 कैसी होगी, संकीर्ण मुद्रा, ठीक है। तो M0 मौद्रिक आधार या रिजर्व मुद्रा होती है, मौद्रिक आधार के रूप में M0 को जाना जाता है, M1 को संकीर्ण मुद्रा के रूप में, M3 को विस्तृत मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ये याद रखनी है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल मुख्य रूप से दक्षिणी भारत से जुड़ा हुआ है, वापस क्षेत्रीय दल का आ गया। तो दक्षिणी भारत से आपका कौन सा जुड़ा हुआ है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, बिल्कुल ये दक्षिणी भारत तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है ना। किससे जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु से, तो दक्षिणी भारत से जुड़ा हुआ बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैप में तमिलनाडु की लोकेशन पता है तो उत्तर कर पाएंगे। तो ये जो है आपकी दक्षिणी भारत से जुड़ा हुआ है, कौन सा, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में छोटे क्षेत्रों में प्रशासन के लिए राज्य सरकार के एक अलग अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में कौन सा शहरी स्थानीय निकाय बनाया जाता है, तो इसके लिए आपके शहरी स्थानीय निकाय जो है वो टाउन एरिया कमेटी, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। टाउन एरिया कमेटी जो है वो छोटे शहरों के प्रशासन के लिए बनाया जाता है। ये एक तरीके का क्या है, अर्ध नगर पालिका प्राधिकरण है, और इसमें सीमित संख्या में जो है वो नागरिक कार्य को सौंपा जाता है, ठीक है। तो ये आपके टाउन एरिया कमेटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नैतिक दबाव साख नियंत्रण की एक तकनीक है, कैसी तकनीकी है, क्या गुणात्मक है या फिर मात्रात्मक है। तो देखिए जो रिजर्व बैंक के द्वारा प्रयोग में लाने वाली जो साख होती हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया, एक इन्होंने मात्रात्मक यानी परिमाणात्मक और दूसरा इन्होंने गुणात्मक माना, दो भागों में इनको डिवाइड किया। अब क्वेश्चन पूछा है नैतिक दबाव साख नियंत्रण की एक कैसी प्रक्रिया है, तो नैतिक दबाव जो आपकी कैसी हो जाएगी, गुणात्मक प्रक्रिया होती है। अब गुणात्मक में कौन कौन सी, जैसे कि आपके एक नैतिक दबाव बता दिया, एक आता है आपके न्यूनतम सीमा निर्धारक, साख मापदंड का निर्धारक, उसके बाद में जो साख राशनिंग होती है वो भी गुणात्मक के अंतर्गत ही आती है, प्रत्यक्ष कार्यवाही होती है, क्रेडिट मॉनिटरिंग होती है। तो इसमें मोस्टली 7-8 पॉइंट्स आते हैं।
तो ये आपके गुणात्मक के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी? गुणात्मक में। और मात्रात्मक में कौन कौन सी आती है? मात्रात्मक में तो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि आपके CRR, SLR, उसके साथ में MSS, OMO, VRR, ये सारी चीजें मात्रात्मक के अंतर्गत आती हैं। तो गुणात्मक में आती है साख नियंत्रण, ओनली 1। अगला क्वेश्चन है, हर 5 साल में ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, क्योंकि पिछले जो शिफ्ट का पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन एज इट इज आया है ना। तो हर 5 साल में जो है वो वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बहुत तेजी से है। 280(1) के अंतर्गत ये प्रावधान है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा, हर 5 साल की समाप्ति से पहले जो है वो वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM को फसल विकास योजना के रूप में कब स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट आपके 2007 में ये स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की जो कृषि उप समिति है उसकी सिफारिश के आधार पर ये स्टार्ट हुआ था, और एक तरीके की क्या है, केंद्रीय प्रयोजन आयोग है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 2007 में होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक सांविधिक निकाय नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो सांविधिक निकाय अगर देखें, क्या योजना आयोग या वित्त आयोग? तो योजना आयोग तो एक सांविधिक निकाय है ना, लेकिन वित्त आयोग जो है वो एक सांविधिक निकाय के अंतर्गत नहीं आता है। योजना आयोग जो है वो आपके 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी, और एक तरीका का एक सांविधिक निकाय है। उसी के साथ में और कौन कौन से सांविधिक निकाय, जैसे कि आपके चुनाव आयोग हो गया है ना, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सांविधिक निकाय। वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय नहीं है, तो नहीं है पूछा है, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक सदन नहीं है? अगेन रिपीट हुआ है क्वेश्चन। पिछला जो क्वेश्चन था शिफ्ट वाइज, डेट वाइज, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो द्विसदनात्मक सदन कौन सा नहीं है पूछा है। मैंने बताए थे हमारे 6 राज्यों में द्विसदनात्मक सदन पाए जाते हैं। उनकी जो वो राज्य भी मैंने बताए थे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, ये 6 राज्य हैं, इनमें आपकी क्या पाई जाती है, द्विसदनात्मक व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, जिसमें आपके विधान परिषद और विधानसभा दोनों पाई जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, विधानमंडल कहते हैं। तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों आपके पाई जाती हैं। तो 6 राज्यों में, सिक्किम का मैंने नाम कहीं नहीं लिया ना, बिहार का लिया, कर्नाटका का लिया, उत्तर प्रदेश का लिया, उसी के साथ में तेलंगाना का लिया, आपके महाराष्ट्र का लिया। ठीक है, तो लेकिन सिक्किम में आपके द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है वो नहीं पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है, कौन सा मुद्रा बाजार का एक साधन नहीं है? मुद्रा बाजार का साधन वाणिज्यिक पत्र हो गया, जमा प्रमाण पत्र हो गया, बंद पत्र हो गया। ट्रेजरी बिल जो है वो आपके मुद्रा बाजार का साधन नहीं होता है। ट्रेजरी बिल क्या होता है, बहुत बार बता चुकी हूँ, जो कुछ समय के लिए अपने प्रतिभूतियों के रूप में जो लेते हैं ना, उधार लेते हैं, उसको ट्रेजरी बिल बोला जाता है ना। तो आपके जो है ये मुद्रा बाजार का साधन नहीं होता है, यानी अल्पकालिक तिथि के लिए जो प्रतिभूतियों को क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल बोला जाता है, जिसके आधार पर सरकार जो है वो बाजार से क्या करेगी, उधार लेगी, और फिर जो है पूंजी बाजार से संबंधित सारे भी जो वाणिज्यिक जमा पत्र हो गए, प्रमाण पत्र हो गए, बंद प्रमाण पत्र हैं, तो ये सारे तो आपके किससे हो जाएंगे, मुद्रा बाजार के साधन हो जाएंगे। लेकिन ट्रेजरी बिल जो है अल्पकालीन समय के लिए जो प्रतिभूतियां सरकार जो है वो बाजार से उधार लेती है, उसको ट्रेजरी बिल बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ट्रेजरी बिल, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। आपदा न्यूनीकरण को प्रबंधन के पूर्व आपदा चरण को PSP चरण के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा संयोजन नहीं है पूछा है। ठीक है, देखिए, आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के पूर्व आपदा चरण को PSP चरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखें तो आपदा प्रबंधन चक्र में मोस्टली 6 चरण जो है इसमें शामिल होते हैं, जिसके अंतर्गत आपके जैसे रोकथाम हो गया, शमन, न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपके क्वेश्चन पूछा है संयोजन है। ठीक है, तो आपके
प्रिपेयर्डनेस। अब देखिए, अब एक चीज मैं आपको यहाँ बताऊं, मैंने ज्योग्राफी का एक वीडियो अपलोड किया, ठीक है। उसमें मैंने मतलब सिलेबस से एक टॉपिक आपको करवाया। अब मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन आपके हिंदी में ले लिया, ऑप्शन मैंने इंग्लिश में ले लिए। मतलब इतने बच्चों के कमेंट कि मैम आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन तो आप हिंदी में ले रहे हो और आप ऑप्शन इंग्लिश में ले रहे हो। बेटा ये DSSB का ये क्वेश्चन है, मैंने तो नहीं बनाया ना। अब ये आपको इंग्लिश में ही मिल रहा है, लिखा हुआ हिंदी में है ऐसे, ठीक है, लेकिन मिल रहा किस में, इंग्लिश में ही है। तो आप खुद देखिए, आप DSSB की जो स्कूल्स हैं वो आपकी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। KVS भी इंग्लिश है, NVS भी इंग्लिश है, EMRS भी इंग्लिश। आजकल हिंदी मीडियम स्कूल है ही कहाँ। आप प्राइवेट स्कूल में किसी में भी पढ़ाएंगे वो भी इंग्लिश मीडियम है। गवर्नमेंट जो भी स्कूलें हैं मोस्टली, अब तो राजस्थान सरकार में भी बहुत सारी स्कूलें हैं जिनको महात्मा गांधी स्कूल बोलते हैं ना, इंग्लिश मीडियम बना दिया है। तो आपको अगर इतनी भी इंग्लिश नहीं आएगी तो आप कैसे कर पाएंगे। तो खुद सोचने की बात है। आप इतने कमेंट करेंगे मैम आप हिंदी में जो है वो क्वेश्चन ले रहे हैं और उसके ऑप्शन इंग्लिश में ले, ये तो DSSB ने पूछा है, मेरी तरफ से तो नहीं है ना ये। तो थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करो, थोड़ी सी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। थोड़ी क्यों आनी चाहिए यार, इंग्लिश नहीं आएगी तो आप कैसे कर पाओगे, फिर स्कूल में कैसे बच्चों को पढ़ा पाओगे। तो कोशिश करो, है ना। हर चीज के लिए ऐसे मत करा करो कि आपने ये क्या किया, मैं आपके लिए कर रही हूँ, आपके भले के लिए ही कर रही हूँ, इसमें मेरा क्या फायदा है। मुझे बस आपका फायदा देखना है, आपको नौकरी दिलाना है, उसी से मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलता है। मैं अपने आप को जो है वो अच्छा फील करती हूँ कि हाँ मेरी वजह से किसी का भला हो रहा है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को मिच्योर करिए, थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करिए कि इंग्लिश में है तो क्या हो गया, हमको तो क्वेश्चन करना है, समझ में तो आ रहा है ना। इतनी हार्ड इंग्लिश तो मैंने उसमें ली ही नहीं, इजी इजी सी है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म पता होनी चाहिए, दोनों याद होनी चाहिए। क्योंकि मैंने KVS के भी पेपर देखे हैं, NVS का भी देखा है, DSSB का भी देखा है। आपके इंग्लिश टर्म को ही हर एग्जाम में इंग्लिश में जो पेपर आता है ना, उसमें जो ऑप्शन आता है इंग्लिश वाले को ही करेक्ट माना जाता है। हिंदी में अगर बाई चांस कोई ऑप्शन गलत आ गया तो उसको नहीं माना जाएगा, इंग्लिश वाले को ही जो है वो करेक्ट माना जाता है। आप जो लिखे हुए आते हैं उनमें आप देखते ही है ना। तो आप कोशिश करिए कि हर चीज का इंग्लिश टर्म आपको याद रखना ही चाहिए। मोस्ट जो भी चीजें, जैसे ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें आप हिंदी में नहीं समझ पाएंगे, उनको इंग्लिश में ही समझ पाएंगे। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें हैं आप इंग्लिश में ही समझ पाएंगे, है ना। तो आप कोशिश करिए बेटा, हर चीज को थोड़ा सा, आप इतना ज्यादा इजी मत लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन की पूर्व आपदा चरण को PSP चरण के रूप में जाना जाता है। तो PSP चरण के रूप में अगर देखें तो प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन और प्रिवेंशन। तो ये चीजें जो है वो आपके क्या हो जाएगी, एक सीक्वेंस के रूप में हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति अगर निर्वाचन होने के लिए उसमें जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो कितने साल का, एट लीस्ट वो कम से कम 35 साल का होना चाहिए, ठीक है। अब ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद आता है आपको, तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रपति का आपके क्या आता है, पद आता है। राष्ट्रपति का प्रावधान है, राष्ट्रपति भारत का प्रमुख होगा, भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, फर्स्ट सिटीजन कहलाता है, और इसका निर्वाचन एक जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करके बल्कि एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें आपके कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके लिए राष्ट्रपति को अगर पार्टिसिपेट करना है चुनाव में तो उसको कौन कौन सी जो अर्हताएं, मतलब योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए। अब अर्हताएं शब्द आ गया, ठीक है। अब अर्हताएं कई बच्चों को समझ में ही नहीं आएगी, है ना। तो ये हिंदी की चीजें भी तो आपको समझ में नहीं आ रही, तो इंग्लिश की भी नहीं आ रही, तो फिर आपको समझ में क्या आएगा। तो योग्यता, क्वालिफिकेशन उसके पास क्या क्या होनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का राष्ट्रपति बनने के योग्य हो। सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली अर्हता यही होती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह संघ सरकार या फिर किसी राज्य सरकार में या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ये इसकी महत्वपूर्ण जो है योग्यता होनी चाहिए। तो 35 वर्ष उसने जो है वो पूरे कर लिए हो, उसके बाद ही वो निर्वाचन में भाग ले सकता है।
अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार पंचायती राज संस्था का सामान्य अधिकार है? तो पंचायती राज व्यवस्था का सामान्य अधिकार अगर देखें तो वित्तीय अधिकारी, महापौर या फिर प्रखंड विकास अधिकारी। तो प्रखंड विकास अधिकारी, अब यहां भी हिंदी आ गई, क्या आ गया समझ में आपके? नहीं आया है ना? वीडियो अब आ गया होगा ना समझ में। वीडियो ग्राम विकास अधिकारी जिसको बोलते हैं। तो वीडियो एक ऐसा अधिकारी है जो आपके पंचायती राज संस्था का सामान्य अधिकारी माना जाता है। वीडियो, ठीक है, ये लोगों के सार्वजनिक विकास से संबंधित जो भी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनको लागू करता है। उस क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी जो है किसकी होती है? वीडियो की होती है, प्रखंड विकास अधिकारी की होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो महान्यायवादी की अगर देखें तो अनुच्छेद 76 में, भारतीय संविधान के 76 में जो है महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। और महान्यायवादी है वो सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। कार्यकाल जो है वो संविधान द्वारा इसका कोई निश्चित नहीं होता। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, बिल्कुल होगा। महान्यायवादी का प्राश्रमिक राष्ट्रपति ने, बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा ही तो होगा, है ना? मैंने बताया अभी कि जो राष्ट्रपति है वो ना है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, और इसका राज्यपाल इसका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है। महान्यायवादी जो है वो प्राश्रमिक जो है इसका कोई भी तय नहीं होता। इसका जो है प्राश्रमिक जो है वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। भारत के किसी भी क्षेत्र के अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का पूरी तरीके से अधिकार है। तो आपका दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और कौन से अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था है महान्यायवादी की? तो ये याद रखने हैं, अनुच्छेद पूछे जाते हैं। 76 में महान्यायवादी के जो पद है उसकी व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल और बोल्विया के राजनीतिक संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नेपाल और बोल्विया के संदर्भ में पूछा है। नेपाल में आंदोलन लोकतंत्र की स्थापना के लिए था, जबकि बोल्विया में संघर्ष एक निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार के दावे में शामिल था। बिल्कुल ये सही है कि नेपाल में जो आंदोलन हुआ था वो लोकतंत्र को स्थापित करने वाला था, जबकि बोल्विया में जो आंदोलन हुआ था वो जन संघर्ष और एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मनाने के लिए बाध्य किया गया था। तो पहला तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेपाल का संघर्ष सफल रहा, जबकि बोल्विया का सफल रहा था। देखिए जो ये वाला आपके क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये दोनों ही जो संघर्ष हुए थे ना, नेपाल और बोल्विया का, दोनों ही सफल हुए थे। ऐसा नहीं है कि नेपाल का तो सफल रहा लेकिन बोल्विया का सफल, दोनों संघर्ष ही आपके क्या रहे थे? सफल रहे थे। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही पूछा है, केवल एक सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, माओवादी पीपुल वॉर नेपाल में कब स्टार्ट हुई थी? नेपाल के भी कितने क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं बार बार, है ना? तो माओवादी जो पीपुल वॉर था वो नेपाल में कब स्टार्ट हुआ था? 1996 में स्टार्ट हुआ था, 1996 में, जो नेपाल का गृह युद्ध था और एक लंबे समय तक ये चला था। एक तरीके का सशस्त्र संघर्ष था ये, है ना? तो 1996 से लेकर 2006 तक ये संघर्ष चला था। आपके किसके? नेपाल के पूर्वी साम्राज्य में हुआ था। तो इसमें आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीपुल वॉर नेपाल में 1996 से चला था और फिर बहुत लंबे समय तक 2006 तक ये एटलीस्ट चला था। भारत की संविधान सभा ने सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अपने कार्य को विभिन्न समितियों में बांट दिया। निम्नलिखित में से कौन सी समिति अपने संबंधित अध्यक्ष के साथ सुमेलित नहीं है? तो देखिए समितियां थी, कौन सी समिति जो है वो सुमेलित है पूछा है, ठीक है? कौन सी जो है वो सही है? तो पहला है आपके सामने यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। जो यूनियन पावर कमेटी थी इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, एकदम सही है। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, ये भी एकदम सही है। संघ शक्ति समिति, तो संघ शक्ति समिति जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गलत आपका उत्तर हो जाएगा। संघ जो आपके संघ शक्ति समिति है, संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू थे। तो राइट आंसर
आंसर सही पूछा है, तो 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जब ये आपका कमेटियां बनी थी, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो टोटल 8 कमेटियां बनी थी, 8 समितियों का गठन हुआ था। और इन समितियों में कुछ प्रमुख समितियां जैसे कि आपकी एक हो गई संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, जवाहरलाल नेहरू हो गए। उसी के साथ में आपके संघीय संविधान समिति, इसके भी जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है। उसके साथ में प्रांतीय संविधान समिति, तो इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति तो बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों को सेवकों की नियुक्ति करते हैं, कौन करते हैं? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और संविधान के तहत भारत जो है वो गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। तो क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति जो है वो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा की जाती है। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख और उसके न्यायाधीश होते हैं। इनकी अधिकतम जो है वो टोटल अगर देखें तो 34 मुख्य न्यायाधीश हो गए। तो न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति करते हैं, याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, अनुसूचियों से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं। तो 6ठी अनुसूची कुछ राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान करती है। कौन निम्नलिखित में किस राज्य का उल्लेख जो है इस अनुसूची में नहीं है, ठीक है। तो देखिए 6ठी अनुसूची जो है वो आपके पूर्ववर्ती राज्य है ना, जो उनका उल्लेख करती है। जैसे कि पूर्ववर्ती राज्य में कौन कौन से आ गए? आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, ये आ गए। तो इसमें स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की गई। अनुसूची में शामिल नहीं है पूछा है, तो आपके मैंने कौन कौन से बता दिया, मिजोरम, असम, मेघालय और उसके साथ में त्रिपुरा। तो ये 4 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, पूर्ववर्ती राज्य 4 राज्य। स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना इसके अंतर्गत होती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनुसूची में शामिल नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो 6ठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र से संबंधित जो राज्य हैं उनमें शामिल नहीं है। इनके अंतर्गत 4 राज्य आते हैं, दोबारा रिपीट कर रही हूं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही सुमेलित है? अनुच्छेद डायरेक्ट आ गए ना, तो अनुच्छेद 56 है आपका राष्ट्रपति की पदावधि, बिल्कुल। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद आता है, 56 में राष्ट्रपति की पद की अवधि आती है। अगला है अनुच्छेद 60 अहर्ताएं, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो अहर्ताएं होती हैं वो नहीं, राष्ट्रपति की अहर्ताएं नहीं आती। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के जो शपथ ग्रहण होता है ना वो आता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 67 में भारत के उपराष्ट्रपति, तो भारत के उपराष्ट्रपति 67 में नहीं, उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है ना, पद की अवधि, वो आती है 67 में। थोड़ा सा माइनर सा चेंज हो गया है ना, हो गया पूरा गड़बड़। तो याद एग्जैक्ट होने चाहिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री याद होने चाहिए कौन से संविधान में, महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो आपका राइट आंसर हमसे पूछा कौन सा सुमेलित है, तो सुमेलित तो सिर्फ एक है ना, सिर्फ 56 में राष्ट्रपति की पदावधियां हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकतंत्र से संबंधित पूछा है। भारत में लोकतंत्र के प्रावधानों में भारत सरकार अधिनियम 1909 में अपना स्थान पाया था। बिल्कुल 1909 में जो है वो अपना स्थान पाया था इन्होंने। जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को आकार में इसमें वृद्धि की गई थी और दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया था। तो लोकतंत्र प्रावधानों में भारत सरकार अधिनियम 1902 में अपना स्थान पाया था, तो पहला सही है। भारत ने सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता जो है वो विधायिका से प्राप्त करती है और विधायिका उसके प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, तो ये भी एकदम सही है। तीसरा है भारत में ग्राम स्तर की सरकार गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, तो बिल्कुल आपकी ये भी एकदम सही हो जाएगी। जो गांधी जी ने तो इनको माना था, राम राज्य कहा था ना, ग्राम स्तर की जो संस्थाएं हैं ना, तो भारत में ग्राम स्तर की जो सरकार है वो गांधीवादी आदर्श से सम्मिलित है, मतलब राम राज्य और स्थानीय स्वशासन पर आधारित है। तो आपके तीनों ही इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे।
ठीक है। तो ये हमारा एक और जो PYQs है, एक और मॉडल टेस्ट पेपर नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। तो एक और पूरा हो जाता है। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आए हों, और प्लीज़ आप जो मैं करवा रही हूँ उनको तो एटलीस्ट अच्छे से कर लीजिए, उनमें कोई कमियां ना ढूंढने की बजाय आप उनको अच्छे से करिए बेटा। आप करोगी तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप उनको सीरियसली लेंगे तो। और ऐसे ही अगर टाइम पास के लिए देख रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बाकी उसमें आप सिर्फ कमियां ही ढूंढ सकते हैं कि इसमें ये हो गया, इसमें ऐसे कर दिया, वो कर दिया, है ना। जो करवा रहे हैं उनको तो एटलीस्ट करो। और जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको, उनके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, मैम बहुत अच्छे से आप करवा रहे हो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिएगा, और अभी जो फॉर्म निकले हुए हैं जो एलिजिबल हैं तो प्लीज़ उनको सबमिट कर दीजिएगा। और जो भी वैकेंसी अभी जैसे KVS की निकलने वाली है, NVS की निकलने वाली है, EMRS के भी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे, क्योंकि अब उसकी तो लास्ट डेट आई थिंक निकल गई होगी, है ना। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखा करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, MCQs के साथ एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।